हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशित एंड वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता के बारे में। देखिए, नया टॉपिक है, एसएससी सीजीएल के मेंस के सिलेबस में ऐड हुआ है, तो हो सकता है कि आने वाले कुछ एग्जाम्स में आपको ये टॉपिक देखने मिल जाए। तो आज हम इस वीडियो में इसके फुल कंसेप्ट और क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। एक ही वीडियो में ये पूरा कंसेप्ट और क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो डाइस वाले हों, कार्ड्स वाले हों, कॉइन्स वाले हों, अर्न वाले हों या इंडिपेंडेंट इवेंट के क्वेश्चन हो, जितने भी क्वेश्चंस हैं हम यहाँ पर सारे डिस्कस करेंगे। और चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसकी बेसिक्स। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता होती क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। प्रायिकता का मतलब होता है संभव, कितनी चीजें संभव हैं या कितने प्रतिशत संभव है या क्या चांसेस हैं किसी इवेंट के संभव होने के, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। देखिए, बचपन में हमने इसे पढ़ रखा है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, और इसी टोटल नंबर ऑफ आउटकम को हम सैंपल स्पेस भी बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कॉइन टॉस किया तो कॉइन में या तो हेड्स आएगा या टेल आएगा। अब इसमें फेवरेबल आउटकम क्या है? तो देखिए, अगर आपने कॉइन टॉस किया और आपने बोला हेड, तो आपके लिए फेवरेबल आउटकम हो गया हेड, जबकि सामने वाले व्यक्ति के लिए फेवरेबल आउटकम हो गया टेल। अब देखिए, हेड आने के क्या चांसेस हैं? तो टोटल आउटकम आप देखेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो टोटल आउटकम हो गए आपके पास दो। आपका फेवरेबल क्या है? हेड, एक ही है, तो आपके लिए प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 की। ठीक है। वैसे अगर मैं रेंज की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी की रेंज कहां से कहां तक लाई करती है? तो ये करती है 0 से 1 के बीच। किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी 0 होने का मतलब क्या होता है? कि असंभव, ये होगा ही नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कल सूरज क्या पश्चिम से उगेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 0। बट अगर मैं आपसे पूछूं कल सूरज क्या पूरब से उगेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 100%। जो चीज होनी तय है, 100% फिक्स है, ये होगा ही होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1। ठीक है। तो आपके सिलेक्शन के चांसेस क्या हैं? कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है। अगर 0 लिखा इसका मतलब है इम्पॉसिबल, 1 लिखा इसका मतलब है 100% पॉसिबल है, ये होगा ही होगा। तो कमेंट में सभी लोग मुझे बताएं आपके सिलेक्शन के चांसेस आपके हिसाब से कितने हैं। इसके बीच में जो भी नंबर्स आते हैं वो होती हैं आंशिक प्रोबेबिलिटी या थोड़ी मोड़ी प्रोबेबिलिटी। इसी में बीच में 1/2 भी आता है। 1/2 का मतलब 50%। 50% प्रोबेबिलिटी है। जैसे यहाँ पर हेड्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी थी? आधा, 50%। वैसे ही अगर आप कमेंट्स में लिखेंगे कि मेरे सिलेक्शन होने के 50% चांसेस हैं, इसका मतलब सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट वहीं अगर मैं आपसे बोलूँ प्रोबेबिलिटी है 1/3 की, 1/3 का प्रोबेबिलिटी होने का मतलब क्या होता है? 1/3 का प्रोबेबिलिटी होने का मतलब है 33 सही 1/3%, यानी हर 3 में से एक बार ये बात सही हो सकती है। तो हो सकता है आप 3 एग्जाम दे तो एक में सिलेक्शन हो जाए, या 3 बार एग्जाम दे तो एक बार सिलेक्शन हो जाए। ये होगी प्रोबेबिलिटी 1/3 की। 50% की प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है? कि अगर आपने 2 बार पेपर दिया तो एक बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा, दैट इज 50% प्रोबेबिलिटी। 1 का मतलब क्या होता है? एक बार दिया एक ही बार में हो जाएगा, यानी 100% ये चीज़ होनी ही होनी है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। चलिए, अब इसमें कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस हैं, उन पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इनके टाइप्स देख लेते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो सबसे पहला टाइप आता है हमारे पास डाइस का। एक पासा होता है ना, पासे में कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस। कितने नंबर्स होते हैं? तो 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे करके हमारे पास 6 प्रोबेबिलिटीज होती हैं। एक पासा अगर फेंका जाता है तो सैंपल स्पेस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होते हैं? 6 होते हैं। बट वहीं अगर 2 पासे फेंकूंगा तो कितने प्रोबेबिलिटी निकलेगी? तो टोटल आउटकम 36 निकलेंगे। ठीक है, टोटल आउटकम कितने निकलेंगे? 36। अगर मैं आपसे बोलूँ 3 पासे फेंकिए, 3 पासों में प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी? तो देखिए, चाहे डाइस हो या कॉइन्स हो, डाइस और कॉइन्स की स्पेसिफिकली मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, आपको ये देखना होता है कि फेसेस कितने हैं। जैसे यहाँ पर 6 फेसेस हैं, जबकि सिक्के में केवल 2 फेस होते हैं। ठीक है, केवल 2 फेस होते हैं। अब आप में से कई लोग इसे हेड बोलते हैं और इसे टेल बोलते हैं। ठीक है, ये कई बार अलग अलग लोगों पर भी डिपेंड करता है कि वो किसे हेड मानते हैं और किसे टेल मानते हैं। जनरली इसे हेड बोला जाता है और इसे टेल बोला जाता है। अब देखिए, डाइस में कितने फेस हैं? 6। कॉइन्स में कितने फेस हैं? 2। अगर आप एक डाइस उछालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे? 6 की पावर 1। अगर आप 2 डाइस उछालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे? 6 की पावर 2। अगर आप 3 डाइस उछालेंगे या एक ही डाइस को 3 बार उछालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे? अब मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे, 6 की पावर 3, यानी
216। बात समझ में आई? कहने का मतलब ये कि जितने भी फेसेस हैं, जैसे कॉइन में 2 फेस हैं, अगर आप एक कॉइन उछालोगे तो 2 दिस इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी। 2 कॉइन्स उछालोगे तो 2 यानी 4। टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 4। अगर आप 3 कॉइन उछालोगे तो 2 तो कुल मिलाकर एक जनरल फॉर्मूला है फेस की पावर n का। डाइस में फेस 6 होते हैं तो 6 की पावर 1 2 3 जाती है। कॉइन में फेस 2 होते हैं तो 2 की पावर 1 2 3 जाती है। n क्या है? जितने कॉइन्स आपने उछाले या जितनी डाइस आपने उछाली, दैट इज n। दिस बिकम्स द सैंपल स्पेस या टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये है आपका सैंपल स्पेस या टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी। जहां पर भी डाइस या कॉइन्स वाली बात आएगी, फेसेस वाली बात आएगी, वहां पर हम ये कंसेप्ट यूज करेंगे। जबकि कार्ड्स में ये चीज़ फिक्स होती है कि भाई 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स हैं। कभी कभी किसी क्वेश्चन में बोल देता है कि एक कार्ड गुम हो गया तो 51 ही बचे हैं। ठीक है, वहीं अर्न का मतलब होता है एक थैला या एक बर्तन जिसमें कुछ बॉल्स रखी हुई हैं। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और इंडिपेंडेंट इवेंट भी एक अच्छा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये मोटे मोटे 5 टॉपिक्स हैं जहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक एक करके इन सभी को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइस के बारे में, इसको डिटेल में समझते हैं। आइए देखिए, अगर मैं सिंगल डाइस की बात करूं तो सिंगल डाइस में टोटल 6 ही फेस होते हैं। तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। बट वहीं अगर मैं 2 डाइस की बात करूं तो मुझे कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। पहले डाइस पे हो सकता है 1 आए, दूसरे डाइस पे भी 1 आ सकता है। पहले डाइस पे 1 आए, दूसरे पे 2 आ सकता है। पहले डाइस पे 1 आए, फिर दूसरे पे 3 आ सकता है। तो हम ऐसे टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं। तो 36 प्रोबेबिलिटी निकलती हैं। कैसे? मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। इस टेबल को भरकर आप समझ जाएंगे कि कैसे 36 प्रोबेबिलिटीज आपकी निकल सकती हैं। ठीक है, अब इस पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। ये जो एस है ना, दिस इज सैंपल स्पेस। टोटल सैंपल स्पेस कितना है? टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज कितनी है? 2 डाइस के केस में 36 है, सिंगल डाइस के केस में 6 ही हैं। तो यहाँ पर वेरियस प्रोबेबिलिटीज निकलती हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अ डाइस इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2? 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? अब देखिए, डाइस की अगर मैं बात करूं, सिंगल डाइस की, तो एक ही डाइस रोल की गई है। एक डाइस के सैंपल स्पेस क्या है? ये टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज कितनी है? तो देखिए, एक डाइस में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज कितनी हो गई? 6 हो गई। इसमें से आपके लिए फेवरेबल कौन सी है? 2। तो केवल एक ही बार आपकी फेवरेबल कंडीशन आ रही है, या आप जीत सकते हो केवल एक ही बार जब 2 आएगा। तो हमारे लिए फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? तो 2 मत लिखिएगा, 2 आएगा तब आप जीतेंगे। पर 2 आने की चांसेस कितने हैं? 6 में से एक बार, तो हम इसे लिखेंगे 1/6। ठीक है, वहीं दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इवन नंबर? एक सम संख्या आने के क्या चांसेस हैं? तो सबसे पहले तो आप टोटल देखिए, टोटल कितना है? 6 है। सिंगल डाइस रोल हुई है, हमेशा टोटल 6 ही रहेगा। इवन नंबर आने की क्या संभावना है? तो देखिए, इवन नंबर कौन कौन से हैं? 2 है, 4 है और 6 है। तो आप कितनी बार जीत सकते हो? आप 3 बार जीत सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी होगी 3/6, या आप इसे 1/2 बोलेंगे। बोलिए, बात समझ में आई? कभी कभी ये परसेंटेज में भी क्वेश्चन में दी होती है। तो परसेंटेज इसका कितना होगा? 16 2/3% आपके होंगे चांसेस, और इसका प्रोबेबिलिटी होगी 50% की। तो क्वेश्चन में कभी कभी फ्रैक्शन भी देता है और कभी कभी परसेंटेज भी पूछता है कि कितने % चांसेस हैं कि आप जीतेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, गेटिंग अ ऑड नंबर। भाई यही डाइस है, 6 ही आउटकम है। ऑड नंबर कितनी बार आ सकता है? 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो टोटल प्रोबेबिलिटी है 6, जिसमें से आप 3 बार जीत सकते हो, या 3 ऐसी संख्याएं जिनके आने पे आप जीत सकते हो। तो टोटल प्रोबेबिलिटी बनेगी 1/2। ओके, गेटिंग अ प्राइम नंबर, एक अभाज्य संख्या। अब देखिए, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 में अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? तो देखिए, 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है और 5 एक अभाज्य संख्या है। 4 नहीं है, 6 नहीं है, 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। तो देखिए, टोटल आउटकम्स हैं 6, जिसमें से आप कितनी बार जीत सकते हो? तो 2 आने पर, 3 आने पर और 5 आने पर, यानी टोटल 3 बार आप जीत सकते हो। तो 3/6, या इसकी प्रोबेबिलिटी भी बनेगी 1/2 की, यानी 50% की। आई होप आपको एक छोटी सी बात समझ में आ गई होगी। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, अ डाइस इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एनी प्राइम नंबर? प्राइम नंबर नहीं आने चाहिए। एक ही डाइस रोल हुई है तो प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 2 3 4 5 6, इसी में से कुछ आ सकता है। अब मैं बोल रहा हूं कि प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए,
यानी 2 नहीं आना चाहिए, 3 नहीं आना चाहिए और 5 नहीं आना चाहिए। तो क्या आना चाहिए? 1 चलेगा, 4 चलेगा, 6 चलेगा, यानी 3 नंबर चलेंगे, 6 में से 3 नंबर चलेंगे, यानी 1/2 इसकी भी प्रोबेबिलिटी होगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, गेटिंग अ प्राइम और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर भी चलेगा, कंपोजिट नंबर भी चलेगा। तो प्राइम कौन कौन से हैं? 2, 3 और 5 प्राइम है। कंपोजिट कौन कौन से हैं? 4 और 6 कंपोजिट हैं। 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, यानी आपके लिए फेवरेबल कंडीशन कितनी है? 2, 3, 4, 5, 6, ये चारों आपके लिए, पांचों आपके लिए फेवरेबल कंडीशन है। तो आपके जीतने के चांसेस क्या हैं? तो टोटल 6 में से ये 5 आ जाएंगे तो आप जीत सकते हो। तो 5/6 आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी है, या इस बात की संभावना कितनी है? तो 5/6 की संभावना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, गेटिंग अ 5 और 6। 5 आएगा तो भी चलेगा, 6 आएगा तो भी चलेगा। तो कितने चलेंगे? तो 2 कंडीशंस ऐसी हैं जहां पर मेरा काम चल सकता है। तो 2 आउट ऑफ टोटल कितने हैं? 6, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/3 की। तो 5 या 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी है। नॉट गेटिंग एनी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर नहीं आना चाहिए, यानी 4 नहीं आना चाहिए और 6 नहीं आना चाहिए। तो क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और 5 आ सकता है। तो कितने नंबर्स आ सकते हैं? 4 नंबर आ सकते हैं आउट ऑफ 6, यानी हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/3। बोलिए बात समझ में आ गई? मेरे ख्याल से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन बना लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, अ पर्सन कैन विन अ गेम ओनली इफ ही गॉट 4 और 6 ऑन रोलिंग अ डाइस। व्हाट इज द चांसेस दैट ही विन द गेम। एक डाइस रोल करने पर आदमी केवल 4 आने पर या 6 आने पर जीत सकता है। तो एक ही डाइस रोल हुई है, तो टोटल है 6। कितने आने पर जीत सकता है? तो 4 और 6, यानी 2 ही कंडीशन इसके फेवरेबल हैं। तो 2/6 यानी 1/3। 1/3 का परसेंटेज कितना होता है? 33। 1/3 ये होगा इसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सिंगल डाइस के बहुत ज़्यादा वैरायटी या क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। कहानी शुरू होती है 2 डाइस से। तो चलिए आइए अब देखते हैं 2 डाइस के क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, 2 डाइस आर रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 9। टोटल ऑफ 9 का मतलब दोनों डाइस पर जो संख्याएं हैं उनको जोड़ने पर 9 आना चाहिए। मैंने यहाँ पर साइड में आपके लिए टेबल जमा दिया है आपकी सहूलियत के लिए। देखिए 9 कैसे कैसे आ सकता है? 9 आ सकता, 1 और 6 को मिलाकर तो नहीं आ सकता, 2 और 6 को मिलाकर भी नहीं आ सकता, 3 और 6 को मिलाकर 9 आ सकता है। इसके अलावा 9 कहाँ कहाँ पर आ सकता है? तो थोड़ा ध्यान से देखना जो मैं बता रहा हूँ। जब भी आपको टोटल चाहिए होगा सेम, तो आप एक नंबर पकड़ लीजिए और उसको इस तरीके से डायगोनल में देखिएगा, इस तरीके से डायगोनल में देखिएगा, ठीक है। 3 6 4 5 5 4 6 3, ये 4 आपके फेवरेबल आउटकम है। यही 4 हैं जो आपको 9 टोटल में देंगे और इनके अलावा कोई टोटल में 9 नहीं देने वाला। तो बेसिकली आपको टोटल में 9 देने वाले कितने हैं? 4 हैं। तो आप बोलेंगे 4/36। 36 क्यों? क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटीज कितनी है? टोटल प्रोबेबिलिटीज 36 हैं। तो 4/36 यानी 1/9 आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और ये जो डायगोनल वाली चीज़ मैंने बताई, ये आप किसी भी सम के लिए लगा सकते हैं। सपोज आप बोल रहे हैं कि मुझे योग चाहिए है 8। अब देखिए 8 का आपको पहला योग कहाँ मिलेगा? 8 का आपको पहला योग मिलेगा 6 2 पर, यहाँ मिला। इसके बाद आप यहाँ से अब आप डायगोनल देख लीजिए, ये सब आपको योग कितने देंगे? 8 के। तो अब आप इजीली यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं। हर बार अलग अलग लाइन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, गेटिंग अ सम ग्रेटर देन 10, 10 से ज़्यादा होना चाहिए। देखिए ये वाला सम 9 था, ये वाला सम 10 देगा, ग्रेटर देन कौन देगा? ये ग्रेटर देन 10 देंगे, ये वाली लाइन, और ये एक 12 देगा। तो ये 11 देंगे और ये 12 देंगे। तो कुल मिलाकर अपने फेवरेबल कितने हैं? अपने फेवरेबल केवल 3 हैं। तो हम क्या लिखेंगे? 3/36। बोलिए क्लियर है? यानी 1/13 ये है हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ग्रेटर देन 10, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, गेटिंग अ टोटल ऑफ 9 और 10, यानी योग या तो 9 भी चलेगा या 10 भी चलेगा। तो देखिए 9 वाले कितने थे? 1 2 3 4 थे 9 वाले। 10 वाले कितने? 1 2 3। तो 4 और 3 7, 7 हमारी फेवरेबल कंडीशन है आउट ऑफ 36। ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी। देखिए कितना ईजी है ये। आगे क्या बोला है, गेटिंग अ डबलेट। डबलेट का मतलब डुप्लीकेट, मतलब 1 1 चलेगा, 2 2 चलेगा, 3 3 चलेगा, 4 4 चलेगा, 5 5 और 6 6। ऐसे टोटल कितने हो गए? तो आप ध्यान से देखोगे तो 6 हो गए। तो 6 आउट ऑफ टोटल 36 यानी 1/6 आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी गेटिंग अ डबलेट।
आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है और बहुत मज़ा आता है इसको बनाने में। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे और भी ज़्यादा मज़ा आएगा इनको बनाने में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। 2 डाइस आर रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम डिविजिबल बाय 9 डिविजिबल बाय 3। 3 से डिवाइड होने वाला सम। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर आएगा इस वाली लाइन पर आपका सम आएगा कितना, 3 का। इस वाली लाइन पर सम कितना आएगा, 4 का। इस वाली लाइन पर सम कितना आएगा, 5 का। इस वाली लाइन पर सम कितना आएगा, 6 का। और इसके बाद 6 के बाद अगला जो सम है जो कि डिवाइड होगा 9, 3 से, वो कौन होगा, 9। तो 9 वाली लाइन कहाँ पर है, ये है 9 वाली लाइन, ठीक है, ये है 9 वाली लाइन। इसके बाद जो सम डिवाइड होगा 3 से वो है 12। तो देखिए 9 वाली लाइन में कितने हैं, 4, 12 में 1। वहीं अगर मैं बोलूँ 6 वाली लाइन में कितने हैं, तो 1 2 3 4 5। 6 वाली लाइन में है 5 और 3 वाली लाइन में है 2। तो देखिए टोटल आपके पास कितने हो गए, 3 से डिवाइड होने वाले ये 2 हैं, ये 5 है, 2 और 5 7, 7 4 11 और 1 12। तो मैं बोलूँगा 12 बटे टोटल आउटकम है 36, यानी आंसर हो जाएगा 1/3 और यही आपका सही आंसर है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। जो सम है वो डायगोनली इक्वल होते हैं, तो इस चीज़ का फायदा आपको कई जगह पर मिल सकता है। अगर आपको ये छोटी सी ट्रिक पता है तो आप बहुत इजीली बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नॉट गेटिंग एनी इवन नंबर। कोई भी इवन नंबर नहीं होना चाहिए। अब देखिए इवन नंबर नहीं होना चाहिए का मतलब ऑड नंबर चलेंगे, सारे के सारे ऑड नंबर चलेंगे। तो देखिए ऑड नंबर कहाँ कहाँ पर आएगा, 1 1 1 1 3 1 5, ये तीन हो गए। अब देखिए जो 2 की लाइन है इसमें 2 2 2 2 2 2 कॉमन है, तो ये पूरी लाइन मेरे किसी काम की नहीं है। इसके बाद जो अगली लाइन काम की है वो है 3 वाली, तो 3 1 चलेगा, 3 3 चलेगा, 3 5 चलेगा। इसके बाद अगेन 4 वाली पूरी लाइन मेरे किसी काम की नहीं है। इसके बाद हमारे पास 5 1 चलेगा, 5 3 चलेगा, 5 5 चलेगा। इसके बाद 6 वाली लाइन फिर कोई काम की नहीं है। तो देखिए आप ध्यान से देखिए कुल मिलाकर कितने फेवरेबल हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फेवरेबल कंडीशंस हैं आउट ऑफ 36, यानी प्रोबेबिलिटी बनेगी 1/4 की, 25% आप बोल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, गेटिंग एटलीस्ट अ प्राइम नंबर। कम से कम एक प्राइम नंबर होना चाहिए। इस शब्द को मार्क कर लो भाई। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लो। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। कम से कम का मतलब एक प्राइम नंबर चलेगा और अगर दोनों प्राइम नंबर होंगे तो भी चलेगा। यानी अगर आपके पास एक प्राइम नंबर है तो चलेगा और दूसरा प्राइम नंबर नहीं है तो भी चलेगा, और अगर दोनों प्राइम नंबर होंगे तो भी चलेंगे। सबसे पहले प्राइम नंबर्स को आइडेंटिफाई करें। प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, 2 हैं, 3 हैं और 5 है, यही है प्राइम नंबर। तो 2 वाली तो पूरी लाइन आ जाएगी, कम से कम उसमें एक प्राइम नंबर तो है। वहीं आपके पास 3 वाली भी पूरी लाइन आ जाएगी और 5 वाली भी पूरी लाइन आ जाएगी। ठीक है, अब बारी आती है भाई जो प्राइम नंबर नहीं है उस लाइन में कम से कम एक प्राइम नंबर वाला भी चल जाएगा। यानी 1 की लाइन में 1 भले ही प्राइम नंबर ना हो, बट 1 2 में 2 प्राइम नंबर है, 1 3 में 3 प्राइम नंबर है, 1 5 में 5 प्राइम नंबर है, तो ये भी चलेगा। तो ये पूरी लाइन 6 6 6 6 या 18 तो ये वाले हो गए जिनमें दोनों नंबर प्राइम है, सॉरी दोनों बोल रहा हूँ मैं। 6 या 18 तो वो हो गए जिनमें प्राइम नंबर होना ही होना है। भाई 2 की पूरी लाइन में 2 तो है ही, तो प्राइम नंबर तो हो गई। 3 की पूरी लाइन में 3 तो है ही, प्राइम नंबर तो हो गई। 5 की पूरी लाइन में 5 है, प्राइम नंबर होगा। तो ये 18 तो फिक्स हो गए। प्लस 1 की लाइन में 1 2 भी चलेगा, 1 3 भी चलेगा, 1 5 भी चलेगा। इसके अलावा 4 की लाइन में 4 2 भी चलेगा, 4 3 भी चलेगा और 4 5 भी चलेगा। इसके अलावा 6 2 6 3 और 6 5, तो और एक्स्ट्रा कितने हो गए, 9 और एक्स्ट्रा हो गए। तो टोटल कितने हो गए, 27। हमारी फेवरेबल कंडीशन है 27 आउट ऑफ 36। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आई। 9 से काट लीजिएगा, 3/4 आपकी फेवरेबल कंडीशन है या प्रोबेबिलिटी है 3/4। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई है एक बार और वापस रिवाइंड करके देखिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो ये थी सारी कंडीशंस जो कि 2 डाइस के केस में बन सकती है। आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, कुछ भी इनमें नया नहीं है, वही है जो आपने पहले बचपन में पढ़ रखा है। मैं बस रिकॉल करवा रहा हूँ और आपको छोटे मोटे सिंपल तरीके बता रहा हूँ जिनसे आप क्वेश्चंस को ज़्यादा इजीली हैंडल कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए मैथ्स एडवांस और अरिथमेटिक की क्लासेस हमारी रूट एप्लीकेशन पे चल रही है
और ये बैच लाइव है, बिल्कुल लाइव है। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे एडवांस मैथ्स पढ़ना और अरिथमेटिक बैच पढ़ना तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, या आप दोनों को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट देखने मिल जाएगा। इसी के साथ एक और सरप्राइज़ है आपके लिए, एक छोटा सा अनाउंसमेंट और। क्रेजी जीके ट्रिक के द्वारा एसएससी टारगेट बैच ये लाया गया है जो कि प्री और मेंस दोनों को कवर करता है। लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से जो भी इंक्लूड हुआ है, जो भी ऐड हुआ है, वो सब आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। सब कुछ बिल्कुल सही होगा। साथ ही साथ अगर आप NVSSC यूज़ करते हैं तो पहले 100 स्टूडेंट्स को 500 का फ्लाइट डिस्काउंट मिल जाएगा, जो भी मिनिमम प्राइस होगा उस पर। ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, इसमें कंप्यूटर भी शामिल है। तो सब कुछ यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है, दिसंबर में एग्जाम्स हैं, जल्दी से जल्दी रजिस्टर कर सकते हैं आप। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए, अगला कंसेप्ट है हमारा कॉइन्स का। कॉइन्स में हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सिंगल कॉइन का क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं आना, क्योंकि हेड और टेल ही आता है। क्वेश्चंस आते हैं 2 कॉइन और 3 कॉइन के। अब देखिए, 2 कॉइन का सैंपल स्पेस क्या होगा। कॉइन्स के फेस हैं कितने, 2। कितने कॉइन्स उछाल रहे हो, 2। तो टोटल सैंपल स्पेस 4 का बनेगा। कौन कौन से हैं वो 4? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये हैं वो 4 कॉम्बिनेशंस। वहीं 3 कॉइन के केस में आपके फेस हैं 2 पर आप सिक्के उछाल रहे हो 3, यानी टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, 8। ये आपका सैंपल स्पेस। कौन कौन से हैं वो, तो कुछ नहीं करना, एक जगह आप हेड को फिक्स कर देना। ठीक है, उसके बाद जो 2 वाली कंडीशन थी ना, उनको लाइन से उतार के रख देना। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। इसी प्रकार अब इस वाले सिक्के को पलट कर टेल फिक्स कर देना, और फिर जो 2 कॉइन्स वाली कंडीशन थी उनको लाइन से उतार देना। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप 8 कंडीशन बहुत इजीली बना लोगे। अब क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं 2 कॉइन्स और 3 कॉइन्स पर, चलिए चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड एंड 1 टेल। एक हेड और एक टेल आना चाहिए। देखिए 1 हेड का मतलब केवल 1 हेड आना चाहिए और केवल 1 टेल आना चाहिए। तो कुल मिलाकर आप ध्यान से देखेंगे कि 2 ही कंडीशन है जो कि वेरीफाई कर रही हैं हमारी इस बात को। दोनों हेड या दोनों टेल नहीं बोला, उसने बोला एग्जैक्टली, यानी ठीक एक हेड और एक टेल आना चाहिए। ठीक एक हेड और एक टेल कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो टोटल कंडीशंस हैं 2 कॉइन के केस में 4, और हमारी फेवरेबल कितनी है, 2। तो प्रोबेबिलिटी बनेगी 1/2 की। बोले ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। अब ये जो एटलीस्ट शब्द यूज हुआ है ना, इसको समझ लो फिर से। एटलीस्ट का मतलब एक हेड चलेगा और दोनों हेड होंगे तो भी चलेगा। एक हेड वाले कितने हैं, 2 हैं एक हेड वाले। दोनों हेड वाले कितने हैं, 1 है दोनों हेड वाला। तो कुल मिलाकर हमारी फेवरेबल कंडीशन कितनी हो गई, 3 हो गई। तो 4 में से 3 हमारी फेवरेबल हैं, तो प्रोबेबिलिटी बनी 3/4। बोलिए बात समझ में? टोटल को हमेशा नीचे लिखेंगे, जो फेवरेबल है वो ऊपर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गेटिंग एटमोस्ट 1 हेड, अधिकतम एक हेड। अधिकतम का मतलब एक हेड होगा तो चलेगा, एक भी हेड नहीं होगा तो भी चलेगा। एक हेड कितनी बार होता है, 2 बार होता है। एक भी हेड कितनी बार एक भी हेड नहीं कितनी बार होता है। तो देखिए जहां पर दोनों बार टेल आया, यहां पर एक भी बार हेड नहीं है, तो ये वो कंडीशन है जो कि यहां पर सेटिस्फाई करेगी, और ऐसा एक ही बार होगा। एक भी हेड कितनी बार नहीं, एक भी हेड नहीं आएगा, ऐसा कितनी बार होगा, ऐसा केवल एक बार होगा कि जब आपके पास एक भी हेड ना आए। वो कब, जब आपके दोनों टेल टेल होंगे। तो कुल मिलाकर आपकी फेवरेबल कंडीशन कितनी हो गई, 3 आउट ऑफ टोटल कंडीशन है 4। आपकी प्रोबेबिलिटी अगेन 3/4। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन हैं बट इंटरेस्टिंग है। अगला क्वेश्चन देखिए, गेटिंग नो टेल, कोई भी टेल नहीं होना चाहिए। कोई भी टेल नहीं होना चाहिए, तो टेल तो चाहिए ही नहीं है। एक टेल भी नहीं चलेगा, 2 टेल भी नहीं चलेंगे। तो कुल मिलाकर आपके फेवर में कितनी कंडीशन है, एक ही कंडीशन है जो कि आपके फेवर में है। आउट ऑफ 4 आपकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 1/4। बोलिए बात समझ में आई? आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। 2 वाले केस में इतनी ही जनरल कंडीशंस बनती हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, अ कॉइन इज टॉस्ड सक्सेसिवली 3 टाइम्स। अब देखिए आपसे बोला जाए कि 3 कॉइन उछाले गए या एक ही कॉइन को 3 बार उछाला गया, बात वही है। किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड एंड 1 टेल। ठीक एक हेड और एक टेल होना चाहिए। ठीक है, ठीक एक हेड और एक टेल। एक हेड और एक टेल कहां पर होगा, तो देखिए
एक हेड और एक टेल कहीं पर भी नहीं हो रहा है। भाई आपने सिक्के ही तीन उछाले ना, आपने सिक्के ही तीन उछाले, तो आपके साथ ऐसी कोई कंडीशन बन रही है क्या कि जहां पर एक हेड है और एक टेल है? भाई दूसरा कुछ ना कुछ तो होगा, या तो हेड होगा या टेल होगा। बट उसने बोला एग्जैक्टली वन हेड वन टेल, तो ऐसी तो कंडीशन ही नहीं बन सकती। तो यहां पर जहां पर इस बात की कोई संभावना ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, उस केस में आप बोलेंगे हमारी प्रोबेबिलिटी है 0/8। तो प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी? 0, यानी इम्पॉसिबल। बात समझ में आई? जीरो प्रोबेबिलिटी कैसे बनती है? इस तरीके से बनती है जीरो प्रोबेबिलिटी। अगला क्वेश्चन देखो, गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब 2 हेड चलेंगे, चलेंगे, और तीनों हेड होगा तो भी चलेगा, चलेगा। अब 2 हेड के साथ तीसरा क्या हो सकता है? तो तीसरा टेल भी चलेगा। बात समझ में? तीसरा टेल भी चलेगा। तो अब आप ये देखिए कि 2 हेड कहां कहां पर है। ये है 2 हेड, ये है 2 हेड, और इसके अलावा कहीं पर नहीं है 2 हेड। अब हम बात करेंगे कि तीनों हेड कहाँ हैं। तो एक ही जगह पर है तीनों हेड, तो हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन कितनी हो गई? तो 1 2 3 हमारी फेवरेबल कंडीशन है आउट ऑफ टोटल 8 कंडीशंस। बात समझ में आई? 2 हेड भी चलेंगे, 3 हेड भी चलेंगे। तो 2 हेड निकाल लिया आपने, कितनी कंडीशंस में है? 2 कंडीशंस में आपके 2 हेड है। 3 हेड कितनी बार है? एक बार है। तो कुल मिलाकर आपकी फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 3 आउट ऑफ 8। तो 3/8 आपकी प्रोबेबिलिटी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, गेटिंग एटमोस्ट 1 हेड। एटमोस्ट का मतलब अधिकतम एक हेड। एक हेड चलेगा और एक भी हेड नहीं होगा तो भी चलेगा, एक भी हेड नहीं होगा तो भी चलेगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एक हेड कहां कहां पर है। तो चलिए, एक हेड कहां कहां पर है? आपके लिए एक हेड यहां पर है, इसके अलावा एक हेड यहां पर है, इसके अलावा एक हेड यहां पर है। बोलिए बात समझ में? तो एक हेड वाली कंडीशन कितनी है? एक हेड वाली 3 कंडीशन है। यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं। एक भी हेड, एक भी हेड कहां नहीं, कहां पर है? एक भी हेड नहीं है। ऐसा कितनी बार हुआ है कि एक भी हेड नहीं है? तो आप बोलोगे सर एक ही बार हुआ है ऐसा जहां पर एक भी हेड नहीं है। तो एक भी हेड नहीं है तो एक बार ऐसा हुआ है। तो आपकी टोटल फेवरेबल प्रोबेबिलिटीज या फेवरेबल कंडीशंस कितनी है? तो आप बोलेंगे 4 आउट ऑफ टोटल 8। तो प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी? 4/8 की या 1/2 की। कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। बोलिए क्लियर है? बात समझ में आई? तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 2 कॉइन 3 कॉइन वाले क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, और इसमें एटलीस्ट और एटमोस्ट वाली कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रख के बनाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ है, अ कॉइन इज टॉस सक्सेसिवली 3 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड। कोई भी हेड नहीं चाहिए। कोई भी हेड कब आएगा? नहीं आएगा, मतलब एक भी हेड कब नहीं आएगा? तो आप ध्यान से देखिए, यहां पर भी हेड है, ये नहीं चलेगा, 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 ये नहीं चलेगा। सिर्फ एक ही बार ऐसा है जहां पर एक भी बार हेड नहीं आया है, और वो है टेल टेल टेल। यानी हमारी फेवरेबल कंडीशन कितनी है? 1 आउट ऑफ टोटल 8। तो इसका आंसर होगा 1/8 का। बहुत ही सिंपल है, मेरे ख्याल से आप देखकर बता सकते हैं, पेन पेपर उठाने की भी जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, गेटिंग एग्जैक्टली 2 सेम फेस। एग्जैक्टली 2 सेम फेस होने चाहिए, 2 फेस सेम होने चाहिए। कहां कहां पर 2 फेस सेम है? देखिए यहां तीनों फेस सेम है, ये नहीं चलेगा। यहां पर 2 फेस सेम है, 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 और यहां पर 2 फेस सेम है। तो कुल मिलाकर आपकी फेवरेबल कंडीशन कितनी है? आपकी फेवरेबल कंडीशन है 6 आउट ऑफ टोटल 8। बोलिए बात समझ में आई? तो सही आंसर क्या होगा? 3/4। ये है आपकी प्रोबेबिलिटी। अगला क्वेश्चन देखिए, गेटिंग एनी हेड, नॉट गेटिंग एनी हेड। एक भी हेड नहीं आना चाहिए। तो देखिए, गेटिंग नो हेड और नॉट गेटिंग एनी हेड मतलब सेम ही है दोनों का, कि हेड नहीं चाहिए। तो इसका आंसर भी 1/8 ही होगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि 3 कॉइन वाले क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम किए जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कार्ड्स के ऊपर, यानी पत्तों के ऊपर। तो चलिए पत्तों का कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो चलिए अब आपके कार्ड्स की बात कर लेते हैं, यानी पत्तों की बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल से आपने सभी ने कभी ना कभी पत्ते तो खेले ही होंगे। अगर किसी ने नहीं खेले तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपने आज तक पत्ते खेले हैं या नहीं खेले हैं। देखिए यहाँ पर इसे हम बोलते हैं काला पान, लाल पान, ईंट, चिड़ी, इनके इंग्लिश में नाम भी समझ लीजिए। इसे बोलते हैं स्पेड, हार्ट, डायमंड और क्लब्स। ठीक है, अब कितने प्रकार के पत्ते होते हैं? तो देखिए, किंग, क्वीन, जैक, इसके बाद 10, 9, 8, 7 और फिर लास्ट में होता है इक्का, या जिसे हम एस बोलते हैं। यहां पर इनकी जरा कैटेगराइजेशन को समझ लो। किंग, क्वीन, जैक ये वो पत्ते हैं जिन पर फेस होता है, इन्हें बोलते हैं फेस कार्ड्स। ठीक है, इन्हें बोलते हैं फेस कार्ड्स।
किनको, किंग, क्वीन और जैक को। कभी आपने पत्ते खेले हैं, देखे हैं, तो किंग पर भी फेस बना होता है, क्वीन पर भी फेस बना होता है, जैक पर भी फेस बना होता है। ठीक है। अल्फाबेटिकल कार्ड्स कौन से होते हैं, तो के, क्यू, जे और ए, कुल मिलाकर 4 टाइप के अल्फाबेटिकल कार्ड्स होते हैं। अल्फाबेटिकल समझ रहे हैं ना, जिसपे अल्फाबेट्स लिखा हो, तो के, क्यू, जे और ए, ये 4 प्रकार के अल्फाबेटिकल कार्ड्स होते हैं। न्यूमरिक कार्ड्स मतलब ये हैं न्यूमरिक कार्ड्स, न्यूमरिक कार्ड्स इन्हें बोलते हैं न्यूमरिक कार्ड्स। इसके अलावा क्या कोई और कैटेगराइजेशन होता है, तो हाँ, कलर्स का भी कैटेगराइजेशन होता है। कभी कभी बोल देता है कि ब्लैक कार्ड। अब देखिए, ब्लैक कार्ड से बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। ब्लैक कार्ड का मतलब स्पेड और क्लब दोनों ही ब्लैक हैं, दोनों ही ब्लैक है। तो जब भी वो ब्लैक कार्ड बोलेगा तो आप सिर्फ स्पेड मत समझना या सिर्फ क्लब मत समझना, आप दोनों समझना कि दोनों में से कोई भी चलेगा। वहीं आपसे बोलेगा अगर रेड कार्ड, तो रेड कार्ड का मतलब डायमंड भी चलेगा, हार्ट भी चलेगा और डायमंड भी चलेगा। बात समझ में आई आप सभी को। तो फेस कार्ड, अल्फाबेटिकल कार्ड्स और न्यूमरिक कार्ड्स, इसके बाद ब्लैक और रेड। इतनी सी बात अगर आपने समझ ली तो क्वेश्चन इसके बाद बहुत ईजी हैं, बिल्कुल आराम से बनते हैं। बिना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के मैं ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत इजीली समझा दूंगा। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ। देखिए, आपको बोला एक ताश की गड्डी में से एक कार्ड निकाला गया है, उस कार्ड के गेटिंग अ किंग, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि किंग आएगा। अब आपको ये देखना है कि किंग यहाँ पर स्पेसिफिकली कौन से कलर का किंग, या ब्लैक का किंग, या हार्ट का किंग, या डायमंड का किंग, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। तो कोई भी किंग चलेगा मेरे लिए। अब आप ध्यान से सोचकर देखिए कितने किंग होते हैं, तो आप बोलेंगे 4 किंग होते हैं। टोटल पत्ते कितने हैं, 52, तो 4/52 यानी 52, कुल मिलाकर 1/13 आपकी प्रोबेबिलिटी बनेगी। देखिए किंग कितने होते हैं, 4 किंग होते हैं, बोले हाँ। तो इन 4 में से कोई भी चलेगा, तो आपके लिए फेवरेबल कितनी कंडीशंस है, कोई भी किंग चलेगा, 4 किंग में से कोई भी किंग, तो आपके लिए फेवरेबल कंडीशन हो गई 4 और टोटल हो गई 52, यानी 4/52 1/13 आपकी फेवरेबल कंडीशन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, गेटिंग अ ब्लैक कार्ड। अब देखिए मैंने क्या बोला अभी आपको, ब्लैक कार्ड का मतलब दोनों समझिए, स्पेड भी और क्लब भी। टोटल ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, तो देखिए 13 होते हैं स्पेड में और 13 होते हैं क्लब में। तो टोटल आपकी फेवरेबल कंडीशन कितनी होगी, 26 आउट ऑफ टोटल 52, प्रोबेबिलिटी बनेगी 1/2 की। बोलिए बात समझ में आई। बोला है गेटिंग अ फेस कार्ड। फेस कार्ड का मतलब, फेस कार्ड कितने होते हैं, किंग होता है, क्वीन होता है, जैक होता है, यही होते हैं फेस कार्ड। बट उसने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि मेरे को ब्लैक कलर का किंग चाहिए, या स्पेड का चाहिए, या क्लब का चाहिए, या डायमंड का चाहिए, तो कोई भी आपको फेस कार्ड चलेगा। अब टोटल फेस कार्ड होते कितने हैं, टोटल फेस कार्ड होते हैं 9। कैसे 9, सॉरी 9 नहीं 12। कैसे 12, तो देखिए क्वीन, क्वीन, जैक, किंग, क्वीन, जैक तो चारों के होते हैं, चारों के किंग होंगे, चारों की क्वीन होगी और चारों के जैक होंगे। तो कुल मिलाकर आपकी फेवरेबल कंडीशन कितनी बन गई, 12। कोई भी किंग चलेगा, कोई भी क्वीन चलेगी, कोई भी जैक चलेगा, तो फेवरेबल कंडीशन हो गई 12 आउट ऑफ टोटल 52। बोलिए बात समझ में आई। 4 से काट लीजिएगा, 3/13, ये है आपकी प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ फेस कार्ड की। आगे बोला है गेटिंग अ न्यूमरिक कार्ड। एक न्यूमरिक कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब देखिए न्यूमरिक कार्ड कितने होते हैं, तो देखिए 10 से लेकर 2 तक न्यूमरिक कार्ड हैं। ठीक है। तो टोटल आप ध्यान से देखेंगे तो 9 न्यूमरिक कार्ड है, वो भी कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। 9 चौके 36 न्यूमरिक कार्ड होते हैं, 36 न्यूमरिक कार्ड होते हैं। तो आपकी फेवरेबल कंडीशन है 36 आउट ऑफ टोटल 52। बोलिए बात समझ में आई, यहां तक कोई दिक्कत। 4 से अगेन काट लीजिएगा, 9/13, ये है आपकी गेटिंग अ न्यूमरिक कार्ड की प्रोबेबिलिटी। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर कार्ड्स के और भी क्वेश्चंस हैं, तो चलिए उनको देखते हैं, उनको बनाने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कलर फेस कार्ड। रेड कलर फेस कार्ड का क्या मतलब होता है, किंग, क्वीन, जैक, बट ये भी रेड कलर के। रेड कलर का मतलब टोटल फेवरेबल कंडीशन हो गई 6। भाई रेड कलर का मतलब या तो आप डायमंड का भी चलेगा, या फिर आप हार्ट का भी ले लो। तो इसके भी 3 कार्ड होते हैं और इसके भी 3 फेस कार्ड होते हैं, तो टोटल फेवरेबल कंडीशन 6 हो गई। तो 6 आउट ऑफ 52। बोलिए बात समझ में आई। मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आपको लगे तो 2 से काट लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 3/26। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए, गेटिंग अ कार्ड विथ अल्फाबेट। भैया अल्फाबेट का मतलब क्या होता है? अल्फाबेट किस किस में होता है? किंग क्वीन जैक में तो होता ही है, इक्का में भी होता है, एस में भी अल्फाबेट होता है। तो टोटल अल्फाबेटिकल कार्ड्स कितने हो गए? तो देखिए एक टाइप में 4 होते हैं और ऐसे 4 टाइप हैं, तो टोटल 16 अल्फाबेटिकल कार्ड्स हैं। कौन कौन से समझ में आ गया सभी को? देखिए स्पेड के भी 4 होंगे, कुल मिलाकर चिड़ी के भी 4 होंगे, ईंट के भी 4 होंगे, लाल पान के भी 4 होंगे, काले पान के भी 4 होंगे। तो टोटल आप देखेंगे तो 16 कार्ड्स हैं जिनके अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, तो 16/52 यानी 52, 4 से काट लीजिएगा, 4/13, ये आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी। अगला क्वेश्चन देखिए, नॉट गेटिंग अ किंग। नॉट गेटिंग अ किंग का मतलब क्या होता है कि किंग नहीं चाहिए मुझे। अच्छा किंग कितने हैं? 4 हैं, ये 4 मुझे नहीं चाहिए। 52 में से 4 नहीं चाहिए तो कितने चाहिए? तो आप बोलेंगे सर बचे हुए 48 में से कोई भी चलेगा। मैं बोलूँगा हाँ, किंग छोड़ दो, 52 में से किंग छोड़ दो, 4 माइनस कर दो, तो बचे कितने? 48। इन 48 में से कोई भी चलेगा, ये 4 किंग नहीं चलेंगे। तो मैं बोलूँगा हमारी फेवरेबल कंडीशन कितनी है? 48, 48 अपॉन टोटल कितना है? 52। बोलिए बात समझ में आई? तो ये 12/13 आपकी प्रोबेबिलिटी बनेगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, नॉट गेटिंग एनी फेस कार्ड। फेस कार्ड नहीं चाहिए। अच्छा फेस कार्ड आने की कंडीशन क्या थी? फेस कार्ड आने की कंडीशन क्या थी? देखिए फेस कार्ड कितने हैं? टोटल 9 फेस कार्ड हैं, सॉरी 12 फेस कार्ड हैं। कितने में से? 52 में से। 52 में से 12 फेस कार्ड हैं, 4 से काटेंगे तो 3/13। ये है आपकी फेस कार्ड आने की कंडीशन। फेस कार्ड आने की कंडीशन ये है, तो नहीं आने की कितनी होगी? तो देखिए जब भी क्वेश्चन में आपसे ऐसा बोले ना कि ये नहीं चाहिए मुझे, तो आप क्या करेंगे? टोटल प्रोबेबिलिटी जिसको आप 1 बोलते हैं, इसमें से जो नहीं चाहिए उसे माइनस कर देना। तो बेसिकली ये वाला मुझे नहीं चाहिए था, तो मैं बोलूँगा 3/13 को माइनस कर देना, आंसर 10/13 आ जाएगा। यही है हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एनी फेस कार्ड। तो आपने क्या किया? पहले फेस कार्ड निकाल लिए कि फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/13। ठीक है, तो नॉट की कितनी होगी? 1 माइनस 3/13 कर देना, ये आपकी नॉट गेटिंग अ फेस कार्ड की आ जाएगी। तरीका नंबर 2, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? ये निकाल लो कि कितने फेस कार्ड नहीं है। भाई 52 पत्ते हैं, इसमें से फेस कार्ड कितने हैं? 12। ये 12 हटा दो तो बचे कितने? 40। 40 कार्ड मुझे चल जाएंगे, ये 12 नहीं चलेंगे। 52 में से ये 12 मुझे नहीं चाहिए, मुझे कितने चाहिए? ये 40 चल जाएंगे। तो मेरी फेवरेबल कंडीशन कितनी हो गई? 40/52। 40/52 करोगे तब भी 10/13 ही आना है। बोलो ठीक है, दोनों तरीकों से आप बना सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, नॉट गेटिंग एनी रेड कार्ड। दोनों तरीके हैं भाई, पहले तो या तो ये निकाल लो कि रेड कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। नॉट गेटिंग एनी रेड कार्ड निकालने के लिए पहले ये निकाल लो कि रेड कार्ड कितने हैं। तो रेड कार्ड आप ध्यान से देखोगे तो हार्ट भी है और डायमंड भी है, तो टोटल 13 रेड कार्ड है आउट ऑफ 26। तो 1/2 ये वो प्रोबेबिलिटी है जो कि रेड कार्ड आने की है। मुझे चाहिए नॉट गेटिंग एनी रेड कार्ड, तो 1 में से 1/2 को माइनस कर दूंगा तो बचा हुआ 1/2, ये है नॉट गेटिंग एनी रेड कार्ड। दूसरा तरीका, भाई रेड कार्ड कितने हैं? 13 हैं, तो 52 में से 52 में से मुझे ये 13 नहीं सॉरी 26 हैं। 26 हैं, रेड कार्ड कितने हैं? 26 हैं। तो 52 में से मुझे ये 26 नहीं चाहिए। 52 में से मुझे ये 26 नहीं चाहिए, तो बचे कितने? 26 बचे। तो बचे हुए 26/52। बोले क्लियर है? यहाँ पर शायद मैंने थोड़ी सी गलती कर दी। एक्चुअली जो नंबर ऑफ रेड कार्ड्स हैं वो हैं 26 और मुझे इसे डिवाइड करना था 52 से, तब भी आंसर वही आता। मैंने यहाँ पर शायद बोलने में थोड़ी सी गलती कर दी। यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई 52 में से 26 घटा दूंगा रेड कार्ड, तो काले वाले कितने बचे? 26। ये 26 मेरे लिए फेवरेबल हैं, काले वाले 26 मेरे लिए फेवरेबल हैं आउट ऑफ टोटल 52। इसको भी डिवाइड करोगे तो भी 1/2 आएगा, तो आंसर वही आता है जो सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अभी तक हमने क्या देखा कि एक कार्ड निकालने की कंडीशन क्या है। अब इसी पैक ऑफ कार्ड से मैं 2 कार्ड निकालूंगा तो क्या क्या कंडीशंस बनती हैं, यहां से थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आपको फील हो सकती हैं, ऑल्दो बहुत ईजी हैं अगर आप सही तरीके से समझेंगे तो। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। देखिए 2 कार्ड निकाले गए हैं, अब एक नहीं 2 कार्ड हैं। आगे क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ फेस कार्ड्स। दोनों ही फेस कार्ड चाहिए मुझे। ठीक है, तो चलिए पहले तो मैं बात करता हूं कि 2 कार्ड निकाले हैं,
इसमें से पहला पत्ता फेस कार्ड होना चाहिए और दूसरा पत्ता भी फेस कार्ड होना चाहिए। ठीक है, फेस कार्ड होते कितने हैं? तो आप बोलेंगे सर फेस कार्ड अभी आपने बताया था 12 फेस कार्ड होते हैं, तो मैं बिल्कुल सही बोलूँगा कि यार फेस कार्ड तो 12 हैं आउट ऑफ टोटल 52। तो पहले पत्ते की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 12/52। बट अगला पत्ता भी फेस कार्ड हो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो आपको ये समझना होगा कि भैया एक फेस कार्ड तो आप यहाँ पहले ही निकाल चुके हो, अब फेस कार्ड कितने बचे हैं? 11। और क्योंकि आपने एक फेस कार्ड निकाल लिया था तो टोटल पत्तों में से भी तो एक कम हो गया है, तो अब जो टोटल प्रोबेबिलिटी बनी है वो कितनी बनी है? 51 की बनी है। यहां पर बात को समझना, आपने एक पत्ता निकाल लिया या एक फेस कार्ड निकाल लिया, ठीक है, इंटेंशनली आपने छाट के एक फेस कार्ड निकाल लिया, तो अब आपके 12 फेस कार्ड में से कितने बचे? 11। यानी अब आपकी फेवरेबल कंडीशन कितनी है? 11। अब आपके पास टोटल पत्ते भी कितने बचे हैं? तो एक फेस कार्ड तो आपने निकाल लिया था, तो टोटल में भी तो एक कम होगा, तो 11 फेवरेबल कंडीशन है आउट ऑफ 51। तो हमारे लिए इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? गेटिंग बोथ फेस कार्ड इज 12/52 इंटू 11/51। अब इसको आप काट छाट करके आंसर बहुत इजीली बता सकते हैं। 4 से काट लीजिएगा, ये 3/13 आएगा। बोलिए ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे का काम तो मल्टीप्लिकेशन का है और वो आप सभी लोग मुझे पता है बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए मैं मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। ये हो जाएगा 33 और 13 × 1 = 13, 13 × 1 = 30, 13 × 1 = 13 का 3, एक कैरी हो गया 65 और एक 65 और 66, तो ये आ जाएगा हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी। बोलिए बात समझ में आई? हालांकि आप इसे और अभी काट सकते हैं, 3 से ये और कट सकता है, 3 से कटेगा तो ये 11 हो जाएगा और 3 से कटेगा तो ये 2 2 1 हो जाएगा और ये बनेगी हमारी फाइनल प्रोबेबिलिटी। बोलिए बात समझ में आई? कैसे किया हमने? एक और क्वेश्चन देखते हैं। गेटिंग बोथ कार्ड ऑफ किंग, वही कंडीशन है, पत्ते 52 पत्ते हैं, 2 कार्ड निकाले, मुझे दोनों ही किंग चाहिए। दोनों ही किंग चाहिए का मतलब पहला पत्ता भी किंग होना चाहिए और दूसरा पत्ता भी किंग होना चाहिए। अच्छा ये बताइए किंग होते कितने? तो आप बोलेंगे 4। तो चलिए पहले पत्ते तो 4, कितने में से? 52 में से। बट जब आप दूसरा पत्ता निकालेंगे तो ध्यान रखिएगा कि एक किंग तो आप पहले ही निकाल चुके हैं, तो अब आपके पास किंग कितने बचे हैं? 3। मतलब आपके पास अब फेवरेबल कंडीशंस कितनी है? केवल 3। और टोटल कितनी कंडीशंस हैं? टोटल कितने पत्ते हैं? तो अब आप बोलेंगे 52 नहीं 51 यानी 51। बोलिए बात समझ में आई सभी को? यहाँ तक जो भी मैंने लिखा ये सभी को समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इसको बोथ किंग का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो इनको सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ जाएगा 1/13 और ये आ जाएगा 1/17। ठीक है, बात समझ में आई? तो 13 इंटू 17 कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 1/221। दोनों पत्ते आने की संभावना क्या है? तो 1/221 यानी 221 बार में से एक ही बार ऐसा होगा कि आपको दोनों किंग मिलेंगे। बात समझ में आ गई आपको? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। वही कंडीशन है, 52 पत्ते हैं, उसमें से 2 कार्ड निकाल लिए गए, 1 किंग एंड 1 क्वीन। एक किंग चाहिए है और एक क्वीन। ठीक है, कंडीशन बना लीजिए, एक किंग चाहिए है और एक क्वीन। भाई किंग कितने होते हैं? किंग होते हैं 4 और क्वीन कितनी होती है? क्वीन भी 4 होती हैं। आपने एक किंग निकाल लिया आउट ऑफ टोटल 52, एक किंग निकाल लिया, बट क्वीन तो अभी भी पत्तों में 4 ही है ना, तो क्वीन की कंडीशन में आपके पास अभी भी फेवरेबल कंडीशन में 4 ही रहेंगे, ये 3 नहीं हो जाएंगे। अगर किंग चाहिए होता तब 3 होता क्योंकि आपने एक किंग निकाल चुका है, बट क्वीन चाहिए है, क्वीन तो अभी भी 4 है, तो 4 तो होगा, बट अब टोटल पत्ते कितने हो गए? 51। अब टोटल पत्ते कितने हैं? 51 हो गए क्योंकि एक किंग निकल गया, तो टोटल बचे हैं 51। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। बोलिए बात समझ में आई? ये हो जाएगा 1/13। तो 13 इंटू 51, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, 663 आया था, तो ये हो जाएगा 4/663। बोलिए बात समझ में आई? यानी 663 टाइम्स में केवल 4 बार ऐसा होगा जब आपको एक किंग और एक क्वीन मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। गेटिंग एग्जैक्टली 1 फेस कार्ड, एक फेस कार्ड चाहिए। एग्जैक्टली 1 का मतलब एक ही फेस कार्ड चाहिए और दूसरा वाला फेस कार्ड नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली 1 फेस कार्ड का ये मतलब होता है कि आपको एक ही फेस कार्ड चाहिए है और दूसरा वाला फेस कार्ड नहीं होना चाहिए। एक फेस कार्ड, अब पहले ये बताइए फेस कार्ड कितने होते हैं? तो आप बोलेंगे सर फेस कार्ड होते हैं 12। तो फेस कार्ड नहीं यानी कितने फेस कार्ड नहीं होते हैं?
तो 52 में से 12 घटा दीजिएगा तो 40 ऐसे पत्ते हैं जो कि फेस कार्ड नहीं होते हैं, तो ये आ जाएगा 12/52 और एक पत्ता निकल चुका है, तो अब 40/51। बोलिए ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई है आप सभी को। यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 4 से काट लीजिएगा तो ये बनेगा 3/13 इंटू ये हो जाएगा 40/51। तो 13 इंटू 13 सबको पता है, 13 इंटू 51 सबको पता है 663 होता है और ये 120 हो जाएगा। बोलिए ठीक है, 3 से और कट सकता है, 3 से और काट लीजिएगा, 3 से कटेगा ये 40 हो जाएगा, 3 से कटेगा ये 221 हो जाएगा। यानी फाइनल आंसर कितना होगा 40/221। 221 बार में से 40 बार ऐसा होगा कि आपको केवल एक फेस कार्ड मिलेगा और दूसरा फेस कार्ड नहीं होगा। बोलिए बात समझ में आई? मेरे ख्याल से सिंपल है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, कुछ और कंडीशंस पर डिस्कस करते हैं। देखिए बिल्कुल घबराइएगा मत, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, फिजूल में मत डरिएगा, चैप्टर बहुत इजी है। बस इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, 52 पत्ते थे, उसमें से 2 कार्ड निकाले गए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 रेड कार्ड। एग्जैक्टली 1 रेड कार्ड का मतलब क्या होता है कि एक रेड कार्ड हो और दूसरा रेड तो बिल्कुल ना हो। ठीक है, रेड कार्ड कितने होते हैं? 26 होते हैं। रेड कार्ड कितने नहीं होते हैं? तो देखिए 52 में से 26 रेड हैं, माइनस कर लीजिएगा तो बचे हुए 26 रेड नहीं होंगे। पहले पत्ते थे 52, एक निकाल लिया, अब बचे 51। ये हो गया आपका आंसर। बोलिए क्लियर है? इसे काट लीजिएगा 1/2 से, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 2 से और काट लीजिएगा, ये हो जाएगा 13। तो 13/51 ये है आपका आंसर फॉर गेटिंग एग्जैक्टली 1 रेड कार्ड। यानी 51 बार में से 13 बार ऐसा होगा कि आपको एक रेड कार्ड मिलेगा, केवल एक रेड कार्ड मिलेगा और दूसरा वाला ऑब्वियसली ब्लैक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ है, गेटिंग एग्जैक्टली 1 ब्लैक किंग। एग्जैक्टली 1 ब्लैक किंग, एक मुझे ब्लैक किंग चाहिए है, ब्लैक का किंग। दूसरा मुझे ब्लैक का किंग तो नहीं चाहिए, उसके अलावा जो मिल जाए। दूसरा मुझे ब्लैक का किंग तो नहीं चाहिए, बाकी जो मिल जाए। अच्छा, ब्लैक के किंग होते कितने हैं? 2। तो बचे के कार्ड्स कितने हैं? 50। 52 में से 2 ब्लैक के किंग होते हैं, तो बचे कितने? 50। तो ये मुझे चाहिए है और ये दूसरे पत्ते में मुझे चाहिए है। यहाँ पर जब निकाला तो 52 पत्ते थे और यहाँ से जब निकाला तो 51 बचे थे। मल्टीप्लाई कर लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? 2/52 इंटू 50/51 मल्टीप्लाई करते सबको बनता है, ये आ जाएगा 1/26 का। 2 से और काट लीजिएगा तो ये 13 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। तो 25/663। बोलिए बात समझ में आई? 13 इंटू 51 663 सबको याद हो गया। 25 एकम 25 होता है, तो ये है आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 ब्लैक किंग। एग्जैक्टली 1 ब्लैक किंग। दूसरा पत्ता ब्लैक किंग के अलावा कुछ भी हो सकता है, पर ब्लैक किंग तो नहीं होगा। रेड का किंग भी हो सकता है, रेड की क्वीन भी हो सकती है, न्यूमरिक कार्ड भी हो सकता है, इक्का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस वो ब्लैक का किंग तो नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ है, गेटिंग एटलीस्ट 1 रेड कार्ड। अब एटलीस्ट 1 रेड कार्ड का मतलब बहुत ध्यान से समझना भाई, यहां पर बनती हैं कंडीशंस। एटलीस्ट 1 रेड कार्ड का मतलब क्या होता है कि भाई एक रेड कार्ड है चलेगा, और दोनों रेड कार्ड हो जाएंगे तो भी चलेगा। बात समझ में आई? क्या बोला मैंने? एक रेड कार्ड है और एक ऑब्वियसली फिर दूसरा ब्लैक होगा तो चल जाएगा। दोनों रेड कार्ड होंगे तो भी चल जाएगा। एक रेड कार्ड की कंडीशन क्या है? अब आपको यहां पर बेसिकली 4 कंडीशंस निकालनी है। एक रेड कार्ड और एक ब्लैक कार्ड की कंडीशन क्या है? एक रेड कार्ड होते हैं 26, ब्लैक कार्ड होते हैं 26। ठीक है, आउट ऑफ 52, आउट ऑफ 51। बट ये तो हो गई कंडीशन जहां पर आप एक रेड कार्ड बोल रहे हो और एक ब्लैक बोल रहे हो। भाई दोनों रेड भी तो चल जाएंगे ना। एटलीस्ट 1 रेड कार्ड का मतलब क्या होता है? एक रेड कार्ड और दोनों रेड होंगे तो भी चल जाएंगे। तो दोनों रेड की कंडीशन क्या होगी? दोनों रेड की कंडीशन होगी या तो ये 26 है और एक और निकल गया तो 25 बचे। जब यहां से निकाला था तो 52 थे, जब यहां से निकाला तो 51 बचे। इन दोनों कंडीशंस को तो मल्टीप्लाई करना है, बट ये जो टोटल एज एन होल कंडीशन है इनको आप ऐड करेंगे। ठीक है, एक सेट के अंदर जितने भी कंडीशन आएंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे, बट दूसरे सेट की कंडीशन से आप ऐड करेंगे। ध्यान रखना इस बात को। तो आंसर कितना होगा? 26 इंटू 26 बटे, अब आप इसको नॉर्मली भी कर सकते हो थोड़ा सा कैलकुलेट करके, कि 26 इंटू 26
बटे 52 इंटू 51 प्लस 26 इंटू 25 बटे 52 इंटू 51। बोलिए क्लियर है? यहाँ से भी काट लीजिएगा, 26 से काट लीजिएगा 1/2 बार में, और इसे भी काट लीजिएगा 1/2 बार में। एलसीएम अभी भी सेम है, तो 25 प्लस 26 51, 51 से 51 कैंसिल हो जाएगा, 51/2, तो ये हो जाएगा बेसिकली 1/2। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो मेरे ख्याल से आंसर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 रेड कार्ड का मतलब एक रेड कार्ड चलेगा, एक रेड कार्ड का मतलब दूसरा फिर ब्लैक होना चाहिए, या दोनों रेड कार्ड होंगे तो भी चलेगा। तो ये है एक सेट कंडीशन की जिसमें एक रेड एक ब्लैक है, और ये है दूसरी सेट जहां पर दोनों रेड हैं। इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज प्लस होंगी, बट इनके अंदर जो प्रोबेबिलिटीज हैं मल्टीप्लाई होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 2 कार्ड निकालेंगे, एटलीस्ट 1 एस। एटलीस्ट 1 एस का क्या मतलब है? एक एक का चलेगा तो दूसरा ऑब्वियसली एक का नहीं होगा, और दोनों इक्के होंगे तो भी चलेंगे। तो देखिए 2 सेट बने ना, 2 प्रोबेबिलिटीज बनी कि एक इक्का है दूसरा इक्का नहीं है, और दोनों इक्के हैं। ये 2 अलग अलग सेट हैं, इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज प्लस होंगी, बट इनके अंदर की जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो मल्टीप्लाई होंगी। तो एक इक्का मतलब इक्के कितने होते हैं? 4 आउट ऑफ 52, और दूसरा इक्का नहीं होना चाहिए। इक्का नहीं का मतलब 52 में से 4 हटा देना, तो बचे कितने? 48 आउट ऑफ 51। बोलो ठीक है, प्लस दोनों इक्के का मतलब एक तो 4/52 होगा, और दूसरा एक इक्का भी निकल चुका है, तो अब 3 इक्के बचे और पत्ते भी 51 बचे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बहुत इजीली बना सकते हो, बस आपको इन्हें सॉल्व कर देना है। ये हो जाएगा 1/13 और ये भी हो जाएगा 1/13, तो कुल मिलाकर कंडीशन क्या बनेगी? 48 अपॉन ये हो जाएगा 663 प्लस ये भी हो जाएगा 3/663, ऐड कर देना तो ये हो जाएगा 51/663। ये कितना होता है? 13 इंटू 51 होता है, 51 से 51 कट जाएगा तो 1/13 आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए बात समझ में? गेटिंग एटलीस्ट 1 एस का आंसर होगा 1/13। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही इजीली अब आपसे ये क्वेश्चंस बन जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और कंडीशंस डिस्कस करते हैं, थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 एस? अधिकतम एक इक्का। अधिकतम एक इक्के का मतलब क्या होता है? एक इक्का होगा चलेगा, दूसरा इक्का नहीं भी होगा तो भी चल जाएगा। ठीक है, या फिर एक भी इक्का नहीं होगा दोनों पत्तों में तो भी चल जाएगा। ठीक है, एट मोस्ट 1 एस का मतलब क्या होता है? एक इक्का चलेगा, एक भी इक्का नहीं होगा तो भी चलेगा, पर पत्ते तो 2 ही निकालने हैं ना, पत्ते तो आपको 2 ही निकालने हैं। तो पहली कंडीशन में एक इक्का है और दूसरा इक्का नहीं है, दूसरी कंडीशन में दोनों इक्के नहीं है। इन दोनों कंडीशंस को आपको ऐड करना है, इनके अंदर की प्रोबेबिलिटीज ऑब्वियसली मल्टीप्लाई होंगी। चलिए इक्का कितना होता है? 4 आउट ऑफ 52। इक्का कितनी बार नहीं होता है? तो 48 टाइम्स नहीं होता है आउट ऑफ 51, प्लस इक्का कितनी बार नहीं होता है? तो 48 टाइम्स नहीं होता है अपॉन 52, इनटू इक्का कितनी बार नहीं होता है? तो 48 टाइम्स नहीं होता है, बट आपने ऑलरेडी एक बार निकाल चुका है, तो बचे कितने? 47 अपॉन 51। बोलिए बात समझ में आई? यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप चाहो तो 48/51 और 48/51 दोनों को यहाँ से कॉमन निकाल कर भी सॉल्व कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है कि आपको कैसे उसे निपटाना है। ठीक है, तो सिंपल तरीका यही है, सबसे सीधा और आसान तरीका। बस इतना सा समझ जाओ कि जब भी एटलीस्ट या एटमोस्ट वाली कंडीशन आती है तो आपको प्रोबेबिलिटीज बतानी पड़ेंगी, पहले तो खुद डिसाइड करनी पड़ेंगी। एक इक्का है दूसरा इक्का नहीं है, दोनों इक्के नहीं है, तो ये 2 सेट बनेंगे, इन दोनों के सेट की प्रोबेबिलिटीज ऐड होंगी, बट इनके अंदर जो भी प्रोबेबिलिटीज होंगी वो मल्टीप्लाई होंगी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नॉट गेटिंग एनी रेड कार्ड। एक भी रेड कार्ड नहीं होना चाहिए। अब देखिए एक भी रेड कार्ड नहीं होने का मतलब दोनों ब्लैक होने चाहिए, दोनों ब्लैक। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी नहीं बन रही है। प्रोबेबिलिटी कहाँ बनती है? प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी के अंदर प्रोबेबिलिटी कहाँ बनती है? जब हम एटलीस्ट या एटमोस्ट की बात करते हैं तभी बनती है, और एल्स नहीं बनती है। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं? नॉट गेटिंग एनी रेड कार्ड, रेड कार्ड नहीं होना चाहिए। तो हम क्या चलेंगे? हमें दोनों ब्लैक चाहिए। ब्लैक कितने होते हैं? ब्लैक होते हैं 26। यहाँ पर एक ब्लैक निकल गया तो अब कितने बचे? 25। पहले थे 52 पत्ते, एक निकल गया तो अब बचे 51 पत्ते। मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए इसमें भी। ठीक है, चलिए 25/51
102 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नॉट गेटिंग एनी न्यूमरिक कार्ड। भैया मुझे न्यूमरिक कार्ड नहीं चाहिए। न्यूमरिक कार्ड नहीं चाहिए का मतलब कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। तो एक तरीका तो ये कि पहले आप न्यूमरिक कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकाल लो और फिर माइनस कर लो, बट उससे बेटर क्या होगा कि आप न्यूमरिक कार्ड्स को ही हटा दो ना। भाई न्यूमरिक कार्ड्स हटाओगे तो बचेगा क्या? अल्फ़ाबेटिकल कार्ड्स। अल्फ़ाबेटिकल कार्ड्स होते कितने हैं? तो आप बोलोगे सर 16 अल्फ़ाबेटिकल कार्ड्स होते हैं, तो 16/52, ये तो एक कार्ड हो गया। दूसरा पत्ता, 16 अल्फ़ाबेटिकल कार्ड्स होते हैं जिसमें से एक निकल चुका है, तो अब 15 ही बचे हैं और अब टोटल भी 51 ही बचे हैं। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी आपको। बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चंस होते हैं ये। आपको बस सही कंसेप्ट और लॉजिक पता हो तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप बहुत इजीली बना ले जाओगे बिना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के। मैंने आपको एक भी जगह कहीं पर भी पीएनसी की बात ही नहीं की है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो मैंने लगाया ही नहीं है। बहुत इजीली बिना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के मैं आपको ये सारे कंसेप्ट समझा रहा हूँ। ठीक है, तो पढ़ने के लिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं है। आप इन तरीकों से भी क्वेश्चंस को बना सकते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं अर्न की, यानी उन क्वेश्चंस की जहाँ पर हमसे बोला जाता है कि एक थैले में या एक कंटेनर में सो एंड सो बॉल्स होती हैं। तो चलिए पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। अब देखिए इसे बोलते हैं अर्न। कभी कभी हम इसे थैला भी बोल लेते हैं, ठीक है, या हम एक जार भी बोल देते हैं कि एक जार में सो एंड सो बॉल्स हैं। तो देखिए कंडीशन कुछ भी हो, आपको क्या बोला जाता है कि यहाँ पर कुछ सेट ऑफ बॉल्स हैं जिनमें से कुछ रेड हैं, कुछ ग्रीन हैं, कुछ ब्लू हैं। इस तरीके के आपको डिफरेंट कलर्स दिए जाते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चंस बने ही क्यों? क्या है, पत्ते वाले क्वेश्चनों में कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि आपको पत्ते जो हैं वो टोटल 52 ही रखने पड़ेंगे। अब एग्जामिनर चाह कर भी इन 52 पत्तों, क्योंकि एक कार्ड में 52 ही पत्ते आते हैं, तो ये फैक्ट एग्जामिनर चाह कर भी चेंज नहीं कर सकता है। तो उसने तरीका निकाला कि भाई अगर मुझे 52 वाला क्वेश्चन नहीं देना है, मुझे थोड़े से सिंपल क्वेश्चन बनाने हैं जिसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा कम रहे, तब मैं क्या करूं? तो उसने बोला पत्ते वाले क्वेश्चन करो कैंसिल, आप डालो थैले वाले। थैले वाले में नंबर्स हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे? सपोज उसने बोल दिया एक थैले में 10 रेड बॉल है और 15 ब्लू बॉल है, तो ये 10 और 15 उसने अपने हिसाब से एडजस्ट कर दिया। वो चाहता तो इसको 20 कर सकता था, वो चाहता तो इसको 25 कर सकता था, बट पत्तों में वो कुछ नहीं कर सकता था। पत्ते 52 है तो 52 ही फिक्स हैं। तो वहां पर उसके पास एक लिमिटेशन थी, यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है, वो अपने हिसाब से नंबर सेट कर सकता है। तो कंसेप्ट वही है जो पत्तों में था, बस यहाँ पर नंबर वो अपने हिसाब से सेट कर सकता है। इसलिए आप इसको एक नया टाइप समझ लो या जो भी समझ लो, कंसेप्ट वही है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। सपोज उसने बोला कि एक थैले में या एक अर्न में 20 रेड बॉल है, 25 ब्लू बॉल है। आपने 2 बॉलें निकाली, 2 बॉल्स, ठीक है, 2 बॉलें निकाली। उसे चाहिए है एक रेड और एक ब्लू, एक रेड और एक ब्लू। तो सबसे पहले तो ये देखो भाई, रेड हैं कितनी, हमारी फेवरेबल कितनी है 20, ब्लू कितनी है 25, टोटल कितनी है? तो आप बोलोगे टोटल है 45, पर जब आपने एक रेड बॉल निकाल ली तो अब टोटल 44 ही बची हैं। ये आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी। अब देखिए पत्ते और इसमें कोई खास अंतर पड़ा नहीं, बस यहाँ पर टोटल, वहाँ पर फिक्स 52 था, यहाँ पर टोटल अपने हिसाब से चेंज हो सकता है। अगर उसने क्वेश्चन में बोल दिया 10 रेड हैं 15 ब्लू हैं, तो अब यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो सेम क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? 10/25 इंटू 15/24। एक रेड और एक ब्लू, कंडीशन आपको समझ में आ गई। यहाँ पर 25, टोटल 25 है, एक निकल गई तो अब 24 बची। तो यहाँ पर टोटल वो अपने हिसाब से चेंज करवा सकता है, इसीलिए कहीं ना कहीं अर्न वाले क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किए गए। चलिए अब आते हैं सीधा क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। अ बैग कंटेन 8 रेड एंड 12 ग्रीन बॉल्स, 2 बॉल्स आर ड्रॉन आउट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ बॉल्स रेड? दोनों रेड मिल जाएं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो देखिए एक रेड और दोनों रेड, रेड है कितनी? 8। तो अगर 8 यहाँ पर है तो अब एक निकलने के बाद 7 यहाँ पर बचेगी। टोटल कितनी है? 20। एक निकलने के बाद टोटल बचेगी 19। मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले क्वेश्चन का आंसर सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन देखो, गेटिंग 1 रेड एंड 1 ग्रीन, एक रेड और एक ग्रीन। रेड कितनी है? 8। ग्रीन कितनी है? 12। टोटल बॉल्स 20। एक निकल चुकी है तो अब बची 19। मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। एटलीस्ट 1 ग्रीन, यहां समझना भाई, एटलीस्ट 1 ग्रीन का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट 1 ग्रीन का मतलब होता है कि एक ग्रीन चलेगी, यानी दूसरी ग्रीन नहीं होगी तो चलेगा, दोनों ग्रीन होगी तो भी चलेगा। समझ रहे हो? एक ग्रीन चलेगा, दोनों ग्रीन तो भी चलेगा, पर जब एक ग्रीन है तब दूसरी कुछ तो निकालनी पड़ेगी, तो दूसरी ऑब्वियसली ग्रीन नहीं होनी चाहिए। तो सुनो, एक ग्रीन कितनी है? 12। ग्रीन कितनी नहीं है? तो 8।
दोनों ग्रीन का मतलब 12 और दूसरी बार में आएगा 11, क्योंकि एक ग्रीन आप निकाल चुके। बॉल्स कितनी थी 20, एक निकालने के बाद 19 बची। बॉल्स कितनी थी 20, एक निकालने के बाद 19 बची। ये लोग तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बट डिफरेंट ग्रुप्स आपस में ऐड होंगे। तो सिंपल क्वेश्चन, अब मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि एटलीस्ट और एटमोस्ट के क्वेश्चंस को किस तरीके से देखना है कि हम बिना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत इजीली बना सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं प्रैक्टिस के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। अ बैग कंटेन 5 रेड 10 ब्लू एंड 15 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, व्हाट इज द अच्छा, यहाँ पर ऐसा बोला गई नहीं है कि कितनी बॉल्स क्या होनी चाहिए, बट मेरे ख्याल से मैं ये मान के चल रहा हूँ 1 रेड 1 ब्लू, तो यहाँ पर 3 बॉलें निकाली गई हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन मान के चल रहे हैं कि 3 बॉल्स आर ड्रॉन आउट, 3 बॉल्स निकाली गई। अब पहले क्वेश्चन के हिसाब से एक रेड होनी चाहिए, एक ब्लू होनी चाहिए और एक ब्लैक होनी चाहिए। एक रेड का मतलब फेवरेबल हो गई 5, एक ब्लू का मतलब फेवरेबल हो गई 10 और एक ब्लैक का मतलब फेवरेबल हो गई 15। बोलो ठीक है। टोटल बॉल्स कितनी है, टोटल बॉल्स गिनोगे तो आपको पता चलेगा टोटल 30 बॉल्स हैं। 30 में से एक निकल गई, बची कितनी 29, 29 में फिर एक और निकल गई, बची कितनी 28। बोलो ठीक है, मल्टीप्लाई कर लोगे, पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब मल्टीप्लाई आप अपने हिसाब से आराम से करते रहना, इसको 1 से काटना, इसको 2 से काटना, फिर चाहो तो और 2 से काट लेना, जैसे आपको ठीक लगे वो आपकी मर्जी है। क्वेश्चन सॉल्व करना आपकी ऊपर है कि आप इसे कैसे मल्टीप्लाई करके काट पीट करना चाहते हो, मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। नॉट गेटिंग एनी ब्लू बॉल। भैया ब्लू बॉल चाहिए ही नहीं, ब्लू नहीं चाहिए तो ब्लू नहीं लेंगे, तो बची क्या रेड और ब्लैक। ये दोनों हमारी फेवरेबल कंडीशंस हैं, दोनों हमारी फेवरेबल कंडीशन है, तो रेड भी हमारी फेवरेबल है, ब्लैक भी हमारी फेवरेबल है, यानी हमारी फेवरेबल कितनी है 20। तो 20 आउट ऑफ 30 ये पहली बॉल, दूसरी बॉल निकलेगी 19 आउट ऑफ 29 और तीसरी बॉल निकलेगी 18 आउट ऑफ 28। बोलिए ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। अब एटलीस्ट और एटमोस्ट में आपको थोड़ा सा कंडीशन ध्यान रखना पड़ेगा भाई, एटलीस्ट और एटमोस्ट में कंडीशंस का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के अंदर प्रोबेबिलिटी बनती है। एटमोस्ट 1 रेड का मतलब क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 रेड, तो 1 रेड होगी तो चलेगा, एक भी रेड नहीं होगी तो भी चलेगा। भाई 1 रेड है तो बची हुई जो 2 बॉल्स हैं वो क्या होनी चाहिए, वो ब्लू या ब्लैक में से कुछ भी चलेगी। और एक भी रेड का मतलब क्या हो, एक भी रेड नहीं चाहिए का मतलब क्या होगा कि तीनों बॉल मुझे या तो ब्लू की चाहिए या ब्लैक की चाहिए। बात समझ में आ गई। ये एक साइड बना, ये दूसरा साइड बना, दोनों साइड आपस में तो ऐड होंगे बट अंडर इंटरनली ये मल्टीप्लाई होंगे। तो 1 रेड चाहिए, बाकी 2 रेड नहीं चाहिए। 1 रेड का मतलब 5, जो रेड नहीं चाहिए वो कितनी है, तो देखो 10 और 15, 10 और 15 25, तो ये हो जाएगी 25 और ये एक और निकलने के बाद 24 बचेगी। टोटल कितनी है 30 है, फिर 29 बचेगी, फिर 28 बचेगी। बोलिए ठीक है, बात समझ में आई। प्लस जहाँ पर तीनों रेड नहीं चाहिए, मतलब रेड चाहिए ही नहीं, तो सारी चीज़ें फिर या तो ब्लू या ब्लैक चाहिए, तो टोटल फेवरेबल कितनी हो जाएगी 25, एक निकलने के बाद 24 बचेगी और एक और निकलने के बाद 23 बचेगी। टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी, शुरुआत में 30 थी, फिर 29 बचेगी, फिर 28 बचेगी। बोलो ठीक है, बात समझ में आई सभी को। यहाँ तक क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। सॉल्व करना वो बिल्कुल मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे आपस में काट पीट कर। लॉजिक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आगे बोला है एटलीस्ट 2 ब्लू बॉल्स। एटलीस्ट 2 ब्लू बॉल्स का क्या मतलब होता है, कम से कम 2 ब्लू बॉल्स, 2 ब्लू बॉल्स, तीसरी कुछ और होगी तो भी चलेगी, तीनों ब्लू होगी तो भी चलेगा। ठीक है, 2 कंडीशंस ऐड करना है इनको। सबसे पहले ब्लू बॉल देखिए भैया, ब्लू कितनी है 10, तो ये 10 और ये एक निकल गई तो बची 9। अच्छा, ब्लू बॉल के अलावा कितनी बॉल्स हैं, तो आप बोलेंगे कि सर ये 5 है और ये 15, कुल मिलाकर 20 बॉल्स हैं। तो ब्लू बॉल के अलावा यानी फेवरेबल कंडीशन हो गई 20, टोटल का वही हिसाब है, पहले 30 फिर 29 फिर 28 प्लस। अब तीनों ब्लू बॉल चाहिए तो क्या करेंगे, तीनों ब्लू बॉल चाहिए, अच्छा सॉरी ये 19 नहीं होगा 9 होगा। ठीक है, ये 19 नहीं है 9 है, 10 से 9 होगी। ठीक है, तीनों ब्लू बॉल चाहिए यानी 10, एक निकल गई 9 बची, एक निकल गई 8 बची। आउट ऑफ टोटल वही 30 29 और 28, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा। तो बस ये इतने ही सिंपल क्वेश्चंस हैं जो कि आपको अर्न वाले क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको लॉजिक भी बता दिया कि पत्ते वाले क्वेश्चन और इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस पत्तों में वो नंबर चेंज नहीं कर सकता था, यहाँ पर वो नंबर अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है।
फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 3 men एंड 2 women 2 persons आर सेलेक्टेड। अब इसको आप 3 ब्लू बॉल 2 रेड बॉल बोलो या 3 men 2 women बोलो, कुछ भी बोलो, इनमें से 2 लोगों को सेलेक्ट करना है। अब आप बॉल सेलेक्ट करो या आदमी सेलेक्ट करो, कंसेप्ट में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 woman इज सेलेक्टेड। एटलीस्ट 1 woman का मतलब क्या होता है भाई? एटलीस्ट 1 woman का मतलब होता है कि एक woman होगी चलेगी यानी दूसरा आदमी चल जाएगा, दोनों women होगा तो भी चलेगा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे। एक woman का मतलब 2, दूसरा आदमी भी चलेगा यानी 3, टोटल कितने हैं 5, और यहाँ टोटल बचा कितना 4, प्लस दोनों वेमेन का मतलब 2 वेमेन और एक निकल गई तो बची 1, यहाँ पर टोटल 5, यहाँ पर टोटल 4, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इनको ऐड कर देंगे। बोलिए सिंपल है, बन जाएगा। इसको बनाकर भी दिखा देता हूँ भाई। ये हो गया 20, ये हो गया 20, तो टोटल में 20 लिख लेना। ये हो गया 6, 6 2 8, डिवाइड कर सकते हो 4 से, 4 से डिवाइड करोगे तो 2/5 आपका आंसर होगा यानी ऑप्शन सी। बोलिए क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। अ बॉक्स कंटेन 5 डिफेक्टिव एंड 15 नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स। 2 बल्ब्स आर चोजन एट रैंडम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बल्ब्स आर नॉट डिफेक्टिव। दोनों ही नॉन डिफेक्टिव चाहिए। नॉन डिफेक्टिव है कितने? 15। एक बल्ब निकाल लिया तो अब बचेंगे 14। अच्छा टोटल कितने थे? 20। 20 में से फिर एक निकल गया तो बचेगा 19। ये रहा आपका आंसर। बोलो ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटना 7 बार में, 2 से काटना 2 बार में। 19 दूनी 38 नीचे आ जाएगा, 17 तिया 7 तिया 21 ऊपर आ जाएगा, 21 बटा 38 आपका सही आंसर होगा। कितना सिंपल क्वेश्चंस बन सकते हैं ये वाले। ठीक है, अब हम आते हैं हमारी लास्ट एंड फाइनल टाइप पर, जिसको मैं बोलता हूं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो देखिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते क्या हैं। ऐसे इवेंट्स जहां पर एक इवेंट का फर्क दूसरे इवेंट पर ना पड़े, यानी इवेंट इवन का फर्क दूसरे इवेंट पर ना पड़े। जैसे आपने देखा था अभी तक, अगर हम थैले में से बॉल्स निकाल रहे थे तो अगर हम एक बॉल कम कर देते हैं, एक ब्लू बॉल निकाल लेते हैं, तो टोटल पर भी तो इफेक्ट होता है, यानी इसके बाद जो दूसरी बॉल निकलेगी उस पर भी तो इस बॉल का इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? निकला। बट ऐसे इवेंट्स जहां पर पहले आदमी या पहले इवेंट का इफेक्ट दूसरे पर नहीं होता, वो होता है इंडिपेंडेंट इवेंट। बहुत सारी कंडीशन है। सपोज मैं आपसे बोल रहा हूँ अपन दोनों एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, अपन दोनों एग्जाम दे रहे हैं। अब एग्जाम में आपके कितने परसेंटेज आएंगे और मेरे कितने परसेंटेज आएंगे, ये दोनों इंडिपेंडेंट चीज़ें हैं ना। आपके हो सकता है 100% आ जाए, मेरे हो सकता है 99 आए, पर इस मेरे परसेंट से आपके परसेंटेज का कोई लिंक तो नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। अनलेस एंड अनटिल आप मेरी पढ़ाई बर्बाद ना कर रहे हो या मैं आपकी पढ़ाई बर्बाद ना कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये 2 इवेंट्स बहुत इंडिपेंडेंट है, अलग अलग हैं, एक दूसरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दूसरे के परसेंटेज पर किसी का कोई फर्क नहीं है। वहीं अगर मैं सिलेक्शन की बात करूं कि भाई अगर अपन इंटरव्यू में बैठे हैं, एक इंटरव्यू है जिसमें हम दोनों बैठे हैं, तो आपके सिलेक्शन से मेरे सिलेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट है हम दोनों। ठीक है, इसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्वेश्चन को पढ़ोगे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो क्वेश्चन तो बाद में, पहले अपन एक छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं, एक छोटा सा बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं किसी एग्जाम में बैठा हूँ या मैं एक इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, ठीक है, आई, और आप हो यू। मेरे सिलेक्शन के चांसेस मैं बोल रहा हूँ कि सपोज 0.3 है। 0.3 का मतलब 30% बोल सकते हो, 30% को फ्रैक्शन में 0.3 बोलते हो। आपके सिलेक्शन के चांसेस 0.5 हैं, 0.5 यानी 50% बोल सकते हो। ठीक है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम दोनों का सिलेक्शन हो जाएगा? तो देखिए मेरे सिलेक्शन के चांसेस क्या थे? 0.3। आपके सिलेक्शन के चांसेस क्या थे? 0.5। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना तो कितना बनेगा? 0.15। ये है वो चांसेस जब दोनों का सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। ठीक है, दोनों के क्या सिलेक्शन होने के चांसेस है? 0.15, या आप इसे 15/100 भी बोल सकते हो फ्रैक्शन में, या परसेंटेज वाइज आप इसे 15% भी बोल सकते हो। तो ये हैं चांसेस आपके और मेरे दोनों के सेलेक्ट होने के। बट अगर मैं आपसे पूछूं इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरा सिलेक्शन ना हो पर आपका हो जाए, तो देखो 0.3 मेरा सिलेक्शन का चांसेस था, तो मेरे रिजेक्शन का चांसेस कितना होगा? नॉट, यानी 1 माइनस हो जाएगा। 1 माइनस 0.3 कितना होता है? 0.7। ये है मेरे रिजेक्शन के चांसेस। सिलेक्शन के चांसेस, रिजेक्शन के चांसेस। आपके रिजेक्शन के चांसेस कितने हैं भाई? 0.5 सिलेक्शन के चांसेस थे, तो 1 में से माइनस कर लेंगे तो बचे हुए 0.5 आपके रिजेक्शन के चांसेस हो जाएंगे। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मेरा रिजेक्शन का चांस और आपके सिलेक्शन का चांस क्या है?
कि मैं रिजेक्ट हो जाऊं और आप सेलेक्ट हो जाओ, तो भैया मेरे रिजेक्शन के चांस है 0.7 और आपके सिलेक्शन के चांस है 0.5, तो कुल मिलाकर 0.35 ये है वो जहां पर मेरा तो रिजेक्ट हो जाएगा बट आप सेलेक्ट हो जाओगे। बोलो बात समझ में आई? आप इसको 35% भी बोल सकते हो परसेंटेज में अगर आपको बोलना हो तो मेरे ख्याल से छोटी सी बात आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन देखेंगे तो ज़्यादा बेटर समझेंगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल रिसीव एन ए बी सी और डी ग्रेड आर 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 रिस्पेक्टिवली। एक स्टूडेंट है, उसके ए ग्रेड मिलने के चांसेस हैं 0.4, बी ग्रेड मिलने के चांसेस है 0.3, सी ग्रेड मिलने के चांसेस है 0.2 और डी ग्रेड मिलने के चांसेस है 0.1। जनरली मेरा उल्टा होता था जहाँ तक मुझे लग रहा है, डी ग्रेड मिलने के चांसेस होते थे 0.4, सी ग्रेड मिलने के चांसेस 0.3, ठीक है। ए ग्रेड मिलने के चांसेस जरूर मेरे 0.1 हुआ करते थे। तो चलो क्वेश्चन में क्या बोला है, नॉट गेटिंग ग्रेड ए नहीं मिलना चाहिए। ए नहीं मिलना चाहिए का मतलब क्या होता, भैया ए नहीं मिलेगा, तो ए नहीं मिलेगा तो 1 - 0.4 कर लेना, 0.6 हो जाएगा। बोलिए ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ए नहीं मिलेगा तो बाकियों को जोड़ लेना, बाकियों को जोड़ोगे तो भी 0.6 मिल जाएगा। दोनों में वही बात है, बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन देखिए, एटमोस्ट अ सी ग्रेड। एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा सी, सी से ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा सी, मतलब सी के नीचे नहीं करना है आपको भैया, यही ऊपर वाला चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा सी मतलब ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। तो कुल मिलाकर आपके चांसेस क्या हो गए, 5, 5 और 4 0.9 आपके चांसेस हैं एटमोस्ट सी ग्रेड पाने के, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। बी और सी, बी भी चलेगा, सी भी चलेगा, तो कुल मिलाकर कितने चांसेस हैं, 0.5 चांसेस है। वहीं अगर मैं बोलूं एटलीस्ट बी यानी कम से कम बी, कम से कम बी यानी बी मिलेगा तो भी चलेगा, ए मिलेगा तो भी चलेगा, तो दोनों का मिलाकर 0.7 एटलीस्ट बी के चांसेस है। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, अजय एंड हिज वाइफ काजोल अपीयर इन एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज इन द सेम पोस्ट, ठीक है। 2 वैकेंसीज थी, अजय और काजोल दोनों जाके बैठते इंटरव्यू पर। प्रोबेबिलिटी ऑफ अजय सिलेक्शन इज 1/7। अजय के सिलेक्शन के चांसेस हैं 1/7। तो सबसे पहले यहां से एक बात तो समझ लो, अजय के रिजेक्शन के चांसेस क्या हैं। अजय के रिजेक्शन के चांसेस है 6/7। बोलो ठीक है। दूसरा बोला है एंड दैट ऑफ हिज वाइफ काजोल सिलेक्शन इज 1/5। काजोल के सिलेक्शन के 1/5 चांसेस है, तो बताओ रिजेक्शन के क्या चांसेस होंगे, तो 4/5 इसके रिजेक्शन के चांस हो जाएंगे। बस इतनी सी बात है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम विल बी सेलेक्टेड, दोनों सेलेक्ट हो जाए। तो देखो दोनों के सिलेक्शन के क्या चांसेस थे, 1/7 1/5 यानी 1/7 इंटू 1/5, तो कुल मिलाकर आप बोलोगे 1/35 चांसेस हैं दोनों के सिलेक्शन के। अगला देखो, ओनली वन ऑफ देम विल बी सेलेक्टेड, केवल एक ही सेलेक्ट होगा। कौन सा वाला वो स्पेसिफाई नहीं किया, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी के अंदर प्रोबेबिलिटी बनेगी कि क्या हो अगर काजोल सेलेक्ट हो जाए, सॉरी अजय सेलेक्ट हो जाए, काजोल रिजेक्ट हो जाए, प्लस अजय रिजेक्ट हो जाए और काजोल सेलेक्ट हो जाए। तो अजय के सिलेक्शन के चांसेस 1/7, काजोल के रिजेक्शन के चांसेस 4/5, प्लस अजय के रिजेक्शन के चांसेस 6/7, प्लस काजोल के सिलेक्शन के चांसेस 1/5। सॉल्व कर लोगे, सॉरी ये मल्टीप्लाई है यहाँ दोनों, इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा आपका। बात समझ में आई। अपॉन में तो 35 आ गई, ऊपर कितना आ जाएगा 10, 10/35 यानी 2/7। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, नन ऑफ देम विल बी सेलेक्टेड, कोई भी सेलेक्ट ना हो, यानी काजोल भी रिजेक्ट हो गई, अजय भी रिजेक्ट हो गया, दोनों रिजेक्ट हो जाए, इस बात की क्या चांसेस है, तो 6/7 इंटू 4/5। बोलिए बात समझ में आई। मल्टीप्लाई करके आंसर बता सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी सेलेक्टेड, कम से कम एक सेलेक्ट हो जाए। अब देखिए ओनली वन ऑफ देम विल बी सेलेक्टेड और एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी सेलेक्टेड, दोनों में क्या अंतर है। ओनली वन का मतलब कोई एक ही सेलेक्ट होना चाहिए, एटलीस्ट वन का मतलब कम से कम एक सेलेक्ट हो तो भी चलेगा और दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे तो भी चलेगा। तो यहां पर ध्यान से सुनना, 3 कंडीशन बनेगी, अजय सेलेक्ट होगा, काजोल सेलेक्ट नहीं होगी तो भी चलेगा, प्लस अजय रिजेक्ट होगा, काजोल सेलेक्ट होगी तो भी चलेगा, प्लस
दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर कितनी कंडीशन बनी? 3 कंडीशन बनी। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना। एटलीस्ट 1 का मतलब अजय सेलेक्ट होगा तो भी चलेगा, काजोल सेलेक्ट होगी तो भी चलेगा, दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे तो भी चलेगा। बात समझ में आ गई मेरे ख्याल से। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और तीनों को ऐड करना है। मेरे ख्याल से आंसर आप इजीली निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ तक था अपना प्रोबेबिलिटी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। नया टॉपिक है, नई कंसेप्ट्स हैं, आपको समझ में ज़रूर आई होंगी आई होप। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद।